हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर साइंस पेपर 2। एंड आज जैसा कि आपको पता चला ही होगा कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो हो गया है पोस्टपोन। तो पेपर आपका हो गया है पोस्टपोन, बट आपको तैयारी पोस्टपोन नहीं करनी है। अच्छा, पेपर अब पहले 6 सितंबर को होने वाला था, अब 6 सितंबर को तो नहीं होगा, बट पेपर कब होगा उसकी कोई डेट अभी तक सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई डेट आएगी, कोई डेट अनाउंस होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। या फिर और भी काफी सारे सोर्सेज हैं जहां से आपको अपडेट मिल जाएगा। आप सीटेट की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। और उसके अलावा अगर किसी बच्चे का फॉर्म फिल नहीं हो पाया था किसी भी रीजन से, तो वो फिर से फॉर्म फिल कर सकता है। 25 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक फिर से विंडो ओपन है। तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, फिर से आपने फॉर्म फिल नहीं किया था, तो आपको फिर से फॉर्म मतलब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और जिन बच्चों का फॉर्म फिल था उन्हें कुछ नहीं करना, वो चुपचाप अपना आराम से बैठिए, तैयारी कीजिए। ठीक है। तो देखो, पेपर तो पोस्टपोन हो गया, बट आपको अपनी तैयारी पोस्टपोन नहीं करनी है। तैयारी आप इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। ऐसा ना हो कि मतलब आप तैयारी छोड़ दो और अभी फिर से पेपर की डेट अनाउंस हो जाए और आप आपने जो पढ़ा था ना वो सब आप भूल चुके हो। तो ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि पेपर सितंबर में ही होगा आपका। जब भी डेट आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज ना हम आप एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई थी, है ना। तो एक पेपर डिस्कस करेंगे, इसमें 30 मार्क्स का पेपर है। जैसा साइंस का पेपर आता है एग्जैक्ट 20 आपकी थ्योरी का क्वेश्चन होगा, और मतलब 20 थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, 10 जो है आपके पैडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रिशु साइंस अकेडमी। और किसने कितने मार्क्स स्कोर किए आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। और इसके अलावा आपको कंप्लीट सेशन मिले होंगे, कंप्लीट बायो का, कंप्लीट केमिस्ट्री का, फिजिक्स का अभी तक नहीं मिला है, वो भी जल्द आपको मिल जाएगा। वो वीडियोस पे आप जरूर देखना, उसमें हमने टू द पॉइंट चीजें डिस्कस की हैं। जो पेपर में आने के चांसेस होते हैं वही सारी चीजें वहां पे हमने पढ़ी है, डिस्कस की है क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियोस आप जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज क्लास विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको एक टेस्ट की तरह मतलब पेपर की तरह ही लोगे आप। और मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप खुद से क्वेश्चन रीड कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए क्या है, और चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है। चलिए, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अलग अलग मैंने टाइप किया है इसको, मतलब स्क्रीनशॉट लिया है। अब इंग्लिश में मतलब मैं क्वेश्चन तो हिंदी में ही समझाऊंगी, ऑफ कोर्स इंग्लिश में रीड करके हिंदी में समझा ही नहीं, तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले परेशान नहीं हो, मैं क्वेश्चन को समझाऊंगी। ठीक है। चलिए, 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास, ए बी सी एंड डी विद डिफरेंट लिक्विड्स आर टेकन। मतलब 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ए बी सी जी। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। टेस्ट ट्यूब ए कंटेन ग्लूकोज सोल्यूशन। टेस्ट ट्यूब ए में क्या है? ग्लूकोज है। टेस्ट ट्यूब बी कंटेन टर्मरिक। बी में क्या है? हल्दी है। सी कंटेन डिटर्जेंट सॉल्यूशन। सी में क्या है? डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट है। एंड टेस्ट ट्यूब डी कंटेन प्योर वाटर, और इसमें क्या है? प्योर वाटर है। इसमें है प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू ऑब्जर्व व्हेन यू पुट a piece of blue litmus paper in each test tube, a piece of red litmus paper, few drops of phenolphthalein solution to each test tube। मतलब अब आपको चेक करना है कौन सा सब्सटेंस जो है एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा कलर चेंज करेगा जब हम ब्लू लिटमस डालेंगे, रेड लिटमस डालेंगे या फिनोल्फथैलिन डालेंगे। ठीक है, तो एक एक करके आप देख लीजिए। फर्स्ट है अ पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब। जब आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे सभी टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा? देखो, हमें पता है लिटमस पेपर ब्लू कलर कब देता है? जब वो जो भी सब्सटेंस है ना आपका बेसिक है, तो वो जो लिटमस पेपर है ब्लू कलर देगा। और अगर सब्सटेंस कोई एसिडिक है तो इट गिव्स यू रेड कलर। क्लियर? अब देखिए, फर्स्ट ग्लूकोज सोल्यूशन है, तो जब हमने इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला तो ये ब्लू ही रहा, इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स ये जो ग्लूकोज है ना, या तो बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, बट ग्लूकोज हमें पता है बेसिक नहीं, न्यूट्रल सोल्यूशन है। इसलिए इसमें जो कलर रहेगा वो ब्लू ही रहेगा। इसमें जो कलर रहेगा वो ब्लू ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा, ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब सभी में एक एक करके डाल के देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब आपने जब टर्मरिक सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डाला तो इट गिव्स यू बेसिक में
लिटमस सॉरी टर्मरिक में जब आपने लिटमस पेपर को डाला तो क्या होगा, टर्मरिक जो सोल्यूशन है वो कैसा सोल्यूशन है, तो टर्मरिक जो है आपका एक तो ये पेन इतना तंग, ठीक है। जब टर्मरिक सॉल्यूशन में हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो क्या होगा, टर्मरिक जो है इटसेल्फ क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा, ये ब्लू ही रहेगा, ठीक है। इट रिमेन्स ब्लू। तो ए बी सी डी चेक भी करते जाओ, रिमेन्स ब्लू, टर्न्स रेड लिखा है, ये गलत हो गया। अब सी में चेक कर लेते हैं, टर्मरिक सॉल्यूशन को जब डिटर्जेंट में डालेंगे तो डिटर्जेंट हमें पता है बेसिक सॉल्यूशन है, और बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक जो है गिव्स यू रेडिश ब्राउन कलर, तो बेसिक सॉल्यूशन है। तो बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर कहाँ गया, डिटर्जेंट, लिटमस पेपर को जब डिटर्जेंट में डालेंगे, कहाँ टर्मरिक में पहुंच गई थी, लिटमस पेपर को जब डिटर्जेंट में डालेंगे तो ये कैसे रहेगा, ब्लू ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं करने वाला। प्योर वाटर में डालोगे तब भी ये ब्लू ही रहेगा, ठीक है। अब रेड लिटमस पेपर से इन चारों को चेक कर लीजिए, रेड लिटमस पेपर को जब ग्लूकोज में डालोगे तो न्यूट्रल सोल्यूशन है, तो ये रेड ही रहेगा, इसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा। जब टर्मरिक में डालोगे तो भी रेड ही रहेगा, क्योंकि ये भी न्यूट्रल सोल्यूशन है। सी जब डिटर्जेंट में डालोगे रेड लिटमस पेपर तो इट टर्न्स ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। प्योर वाटर में डालोगे तब भी ब्लू ही रहेगा, क्योंकि वाटर भी न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब फिनोल फिथैलिन से चेक कर लीजिए, फिनोल फिथैलिन जो है किस मीडियम में कौन सा कलर देता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो फिनोल फिथैलिन है वो एसिडिक सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, और बेसिक सॉल्यूशन में गिव्स यू पिंक कलर, ठीक है। तो जब हमने फिनोल फिथैलिन को ग्लूकोज में डाला, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला, तो ये कलरलेस रहेगा, पिंक नहीं होगा, ये गलत है। उसके अलावा टर्मरिक सॉल्यूशन में डालेंगे, टर्मरिक भी न्यूट्रल है तो कलरलेस रहेगा, ये तो सही है। उसके अलावा देखिए, जब हम डिटर्जेंट में डालेंगे किसको, फिनोल फिथैलिन, तो डिटर्जेंट हमें पता है बेसिक है, और बेसिक में इट गिव्स यू पिंक कलर, कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा। उसके अलावा जब प्योर वाटर में आप डालोगे तो भी ये कलरलेस ही रहेगा, कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर है, देखो फर्स्ट ए और बी में तो एक एक गलत, इसमें दो गलत है, इसमें एक गलत है, ये आपका आंसर हो नहीं सकता। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 और 4। 3 और 4 में सारे सही सही है, 3 और 4 यहाँ मेंशन नहीं है, इसको आप 3 कर लेना, ये है 3 और 4 जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह का कोई लेंथी क्वेश्चन आ जाए ना तो एक एक करके चेक करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इसलिए आप प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत लेंथी सा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी एंड डी वर एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन सेपरेटली, द रिजल्ट ऑब्जर्व्ड आर शोन बिलो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीस मेटल्स। मतलब हमारे पास 4 मेटल्स हैं ए बी सी डी, हमें नहीं पता वो ए बी सी डी मेटल्स कौन से हैं, बट हाँ ए है, बी है, सी है, डी है, 4 मेटल्स हैं हमारे पास। जब हम इन मेटल्स को बारी बारी से इन सॉल्यूशंस में डालेंगे, हमने FeSO4 में डाला, कॉपर सल्फेट में डाला, जिंक सल्फेट में डाला, तो क्या कलर, क्या चेंजेस आएंगे, चेंज आएगा नहीं आएगा, वो सारा यहाँ दे रखा है। मतलब जब हम मेटल ए को FeSO4 में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो ग्रीन डिपॉजिट आएगा, और जिंक सल्फेट के साथ कुछ मेंशन नहीं कर रखा। वैसे ही जब मेटल बी को हम FeSO4 में डालेंगे तो ग्रे डिपॉजिट आ रहा है, कॉपर सल्फेट में डाल रहे हैं ब्राउन डिपॉजिट आ रहा है, और यहाँ से कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। बेसिकली आपको रिएक्टिविटी सीरीज बतानी है, कौन सा मेटल जो है ए बी सी डी में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा, रिएक्शन यहाँ दे रखी है इनसे ही पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे छोटू सा दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो इस तरह से होती है, जो ऊपर वाले मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो हाई रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, इस तरह से ये जो सीरीज है चलती है, नीचे वाले लेस रिएक्टिव है। तो ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो अपने से नीचे वाले किसी भी मेटल को रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर पोटाशियम है तो पोटाशियम जो है जिंक को रिप्लेस कर सकता है, बट जिंक जो है इन रिटर्न पोटाशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक जो है वीकर है एज कम्पेयर टू पोटाशियम। ठीक है, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी है। उसके अलावा कौन किसको रिप्लेस कर सकता है वो आपको इस सीरीज से पता चल जाएगा। अब इस सीरीज को आप याद कैसे करोगे, काफी बार मैं निमोनिक बता चुकी हूँ, हो सकता है आपके पास कोई और आइडिया हो, कोई और निमोनिक भी हो, बट इस निमोनिक से भी आप याद कर सकते हो अगर आप चाहो तो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। कहाँ लिखूं मैं इसको, यही लिख दूं, थोड़ा सा लिख देती हूँ। प्लीज
स्टॉप, P से पोटाशियम, S से सोडियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, C से कैल्शियम, मी, M से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, केयरलेस, कार्बन, जिब्रा, Z से जिंक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a careless zebra, instead iron, ट्राई, टिन, T से टिन, लर्निंग, L से लेड, हाउ, हाइड्रोजन, कॉपर, सॉरी सी होता है इसका, कॉपर, सी लिख देती हूँ, कॉपर, सेव्स, एस से सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इस निमोनिक से आप याद रख सकते हो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a careless zebra, instead try learning how copper saves gold, platinum। तो ये एक्टिविटी सीरीज होगी। अब वापस क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन में है कि मेटल ए जो है ना FeSO4 के साथ कोई कलर चेंज नहीं करेगा। ए को जब हम FeSO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। FeSO4 आयरन कहाँ है हमारा, ये इसके साथ कोई कलर चेंज नहीं करता है। अगर कोई कलर चेंज नहीं करता है इट मीन्स वो आयरन के साथ रिएक्ट ही नहीं हो पा रहा, वो आयरन से वीक है, इसलिए वो कलर चेंज नहीं हो रहा है। और सेकेंड है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में ग्रीन डिपॉजिट आएगा। तो आयरन, कॉपर और जिंक में से अगर आप देखोगे ना तो आयरन ये है, जिंक ये है और कॉपर तो सबसे नीचे है। तो आयरन सॉरी ए जो है आयरन कहाँ गया, आयरन आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये जिंक और आयरन से तो ज्यादा पावरफुल नहीं है, जिंक और आयरन से वीक है। यहाँ से कॉपर कॉपर से मतलब कॉपर से तो कॉपर जो है स्ट्रॉन्ग है उससे कंपैरिजन अगर देखें तो, क्योंकि जिंक और आयरन दोनों को भी वो रिप्लेस नहीं कर पा रहा। जिंक का तो एक्चुअली मेंशन ही नहीं किया है, आयरन को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। तो आयरन को अगर रिप्लेस नहीं कर पा रहा है मींस आयरन से वो वीक है और कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब कॉपर से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। तो ए जो मेटल है ये हमें यहाँ से आप देखिए कि इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ और यहाँ पे सिर्फ कॉपर को रिप्लेस कर पा रहा है। तो ठीक है, अब जो बी मेटल है वो आयरन के साथ ग्रे डिपॉजिट कर रहा है, आयरन को उसने चेंज कर दिया, मतलब आयरन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है और कॉपर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बट वो जिंक के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। मतलब वो आयरन और कॉपर से, जो बी है आयरन और कॉपर से, आयरन कहाँ गया, हाँ आयरन और कॉपर से स्ट्रॉन्ग है बट जिंक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब सीरीज कैसे पता करोगे, एक बार तीनों रिएक्शंस को देखिए पहले। सी जो है आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन यहाँ पे हमें नहीं बताया गया है, कॉपर सल्फेट के साथ भी कोई कलर चेंज नहीं कर रहा है, मतलब इसके और भी बुरे हाल है। और डी जो है मतलब सी जो है ना सबसे वीक रहने वाला है और यहाँ पे भी कोई रिएक्शन दे नहीं रखी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सी जो होगा हमारा सबसे वीक होगा। ठीक है, उसके अलावा डी में दे रखा है कि आयरन और जिंक दोनों को ही रिप्लेस कर रहा है। अगर आयरन और जिंक दोनों को रिप्लेस कर रहा है मतलब ये आयरन और जिंक दोनों से ही ज्यादा पावरफुल होगा। आयरन और जिंक के ऊपर वाले मेटल्स होंगे जो कि हाईली रिएक्टिव है, तो ये आयरन को भी रिप्लेस कर रहा है और जिंक को भी रिप्लेस कर रहा है और कॉपर के साथ दे नहीं रखा है, तो इट मीन वो कॉपर को भी रिप्लेस करेगा, तो कोई कलर चेंज करेगा। तो डी जो है हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आयरन और जिंक और कॉपर में से अगर देखा जाए तो आयरन और जिंक ज्यादा पावरफुल मेटल्स हैं और डी जो ऐसा मेटल है जो आयरन और जिंक दोनों को रिप्लेस कर रहा है, इट मीन डी ज्यादा पावरफुल होगा। तो आपकी जो सीरीज रहने वाली है वो ये रहने वाली। अब कंफ्यूजन आपको होगा बी और सी में, ठीक है, सी तो सबसे कमजोर है, डी सबसे स्ट्रॉन्ग है, बी इस तरह से सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अब बीच में ए और बी में कंफ्यूजन होगी कि वो देख लेते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है बी और सी में से। तो सॉरी बी और ए में से, सॉरी या ए और बी में से, ए और बी में से कौन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ही पोस्टपोन हो गया क्वेश्चन, देखो शिट, वेरी नाइस। चलिए ए और बी में से हमें देखना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक। अब ए मेटल जो है हमारा वो आयरन सल्फेट और आयरन सल्फेट के साथ और मतलब आयरन सल्फेट के साथ कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, मतलब आयरन के साथ वो रिएक्ट नहीं हो पा रहा, आयरन से वो वीक है, सिर्फ कॉपर से स्ट्रॉन्ग है और जिंक का तो दे ही नहीं रखा। तो ए जो है हमारा सी के बाद ए ही आएगा, ए भी हमारा वीक है। सबसे ज्यादा वीक सी है, उसके बाद ए है। बी देखो, बी दोनों के साथ चेंज कर रहा है कलर, आयरन के साथ मतलब आयरन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, कॉपर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बट जिंक के साथ कोई कलर चेंज नहीं होगा। मतलब आयरन कॉपर के साथ जो रिएक्ट कर रहा है वो आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो आयरन से ज्यादा पावरफुल है ऑफकोर्स, है ना। तो बी जो है आप यहाँ लिखेंगे
तो हमारी जो सीरीज बनेगी ना वो इस तरह से बनेगी, सी ए बी डी, डी सबसे स्ट्रॉन्ग था, सी सबसे कमजोर है, सी के बाद ए थोड़ा ठीक है सी के कंपैरिजन, उसके बाद बी और फिर डी। तो इस तरह से ये सीरीज आपकी बनेगी, सबसे स्ट्रॉन्ग डी है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए है, उसके बाद सी। ठीक है, तो ये कहाँ दे रखा है, कौन से ऑप्शन में, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चंस ना आ जाते हैं, थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस, तो घबराना नहीं है, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको समझ नहीं भी आया होगा तो फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, रफ नोटबुक पेंसिल लेके पेन लेके आराम से बैठना, इस सीरीज को सामने लिखना और देखना ये ऐसे मेटल्स हैं जो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है। आयरन, कॉपर और जिंक, 3 मेटल्स यहाँ दे रखे हैं, इनके सोल्यूशन दे रखे हैं एक्चुअली। तो आप रिएक्ट करके देखना कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है और किसमें कौन से चेंजेस आ रहे हैं। जिसने सबको चेंज कर दिया, जिसमें स्ट्रॉन्ग वालों को चेंज कर दिया, इट मींस वो ज्यादा पावरफुल है, जो नहीं कर पा रहा है इट मींस वो वीक है। तो इस तरह से सीरीज हमारी बनेगी सी ए बी डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, बाकी इतने लेंदी नहीं है, बाकी अच्छे हैं। विच ऑफ द बाकी अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ साइंस टीचर। निम्नलिखित में से कौन विज्ञान शिक्षकों के पेशेवर विकास में योगदान नहीं करेगा, मतलब टीचर के विकास में कौन सा ऐसा प्रोसेस है इन चारों में से जो योगदान नहीं देगी, हेल्प नहीं कर रही है। फर्स्ट है कल्टिवेशन ऑफ हॉबीज इन एरियाज रिलेटेड टू साइंस सच एज रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर साइंस फील्ड में वो काम करेगा तो ऑफकोर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो होगी ही। सेकंड है रेगुलर मीटिंग विद टीचर फ्रॉम नेबरिंग स्कूल। नेबरिंग स्कूल के साथ अगर आप रेगुलर मीटिंग करते हो तो आपको आइडिया हो जाता है आपकी, मतलब वो टीचर, उस टीचर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये भी सही है। थर्ड है रेगुलर रीडिंग ऑफ साइंस कंटेंट गिवन इन साइंस टेक्स्ट बुक। सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपका जो साइंटिफिक विकास है वो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फोर्थ है विजिट टू प्लेनेटेरियम इंडस्ट्रीज इन साइंस म्यूजियम। तो वहां पे भी आप रियल चीजों से अवगत होंगे, हैंड ऑन एक्टिविटीज करके देखेंगे। तो साइंस से रिलेटेड यहाँ पे भी साइंस का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट साइंस से रिलेटेड वो भी यहाँ पे डेवलप होगा। तो 1, सेकंड और फोर्थ तीनों ही सही है। हमसे पूछा था नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, तो थर्ड जो है इट डज नॉट, इट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। विज्ञान पाठ्य पुस्तक में दिए गए विज्ञान विषय वस्तु को नियमित रूप से पढ़ने से ऐसा नहीं कि शरीर उसके पेशेवर में विकास हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बीच बीच में आपको पेडागोजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, बट पोर्शन रेशियो वही रहेगी 20 और 10। 20 थ्योरी के होंगे, 10 आपके किसके होंगे, पेडागोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द हार्मोन्स गिवन इन कॉलम ए विद द डेफिशिएंसी डिजीज गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ हार्मोन्स दे रखे हैं, कॉलम बी में उनके कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस दे रखे हैं। आपको मैच करना है कौन से हार्मोन की कमी से कौन सा हमें डिजीज होता है। तो एड्रिनल हार्मोन की कमी से कौन सा डिजीज जो है होता है, तो एड्रिनल हार्मोन से सॉल्ट इम्बैलेंस जाता है हमारी बॉडी में। और ग्रोथ हार्मोन जो है वो ड्वार्फिज्म और जिजेंटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ड्वार्फिज्म। थायरोक्सिन जो है, थायराइड जो है वो वाइटल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन जो है डायबिटीज, इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। तो आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज, मतलब सही आंसर है दैट इज ए का फोर्थ यहाँ पे है, और बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड, सो इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि कौन से हार्मोन की कमी से कौन सा डिजीज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन। कौन से चारों में से कौन सा एक प्रोसेस है, मतलब कौन सा एक सोल्यूशन है जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। क्रिस्टलाइजेशन में क्या है ना, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के, मतलब मान लीजिए कोई 2 चीजें मिक्स है आपस में, तो उनकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि किसके क्रिस्टल्स बनेंगे, किसके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो इसमें एक सोल्यूबल होगा, एक इनसोल्यूबल होगा। तो एक सोल्यूबल और इनसोल्यूबल जब 2 चीजें आपस में मिक्स हैं तो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। हीट करेंगे फिर ठंडा करेंगे तो इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। उसकी सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। फर्स्ट है हार्वेस्टिंग सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो हाँ, सॉल्ट को तो हम शुद्ध नमूने से लवण शस्य करना, ये तो हम कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, तो सॉल्ट को हम लेते हैं, तो इसको तो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। आपसे पूछा कैन नॉट सेपरेट। सेकेंड है सेपरेशन ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। सी है मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड। तो ये जो 2 मिक्सचर है ना, जिंक क्लोराइड और लेड क्लोराइड, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम है, तो इनको जो है हम इससे क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ये भी आपका राइट आंसर होगा।
फोर्थ है सोल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड पोटेशियम परमैंगनेट, तो इनको भी हम इनकी सोल्युबिलिटी के हिसाब से क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। एक सोल्यूशन, एक सब्सटेंस सोल्यूबल होता है, एक इनसोल्यूबल होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड और लेड क्लोराइड है, दोनों की ही जो सोल्यूबिलिटी है वो सेम है, तो इसलिए हम जो है क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू इनको सेपरेट नहीं कर सकते। आपका जो राइट आंसर है ना इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, a teacher is doing an activity on density. Student observe that a steel spoon sinks in water but a steel bowl floats. टीचर एक एक्टिविटी करा रही है, उसमें बच्चों ने देखा कि स्टील का चम्मच था वो तो डूब गया, बट जो स्टील का बाउल था वो नहीं डूबा। She asked student, why do you think the bowl did not sink? उसने बच्चों से पूछा कि आपको क्यों लगता है कि बाउल जो है क्यों नहीं डूबा? What will make it sink? तो कैसे डूबेगा वो? Which of the following process skills in the teacher trying to develop among her learner? मतलब जो शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों में किस प्रक्रिया कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रही है? फर्स्ट है हाइपोथेसाइजिंग, ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग या इन्फेरिंग। तो बच्चों से वो एक्सप्लेनेशन मांग रही है, हाइपोथेसिस, ताकि बच्चे जो हाइपोथेसाइज करे, खुद से अपनी एक एक्सप्लेनेशन तैयार करे। तो टीचर क्या कौन सी प्रोसेस को, कौन सी डेवलप मतलब स्किल को डेवलप कर रही है? हाइपोथेसाइजिंग, ताकि बच्चा जो है एक्सप्लेन करना सीखे चीजों को। हाइपोथेसाइजिंग में एक्सप्लेनेशन, हाइपोथेसाइजिंग मतलब एक्सप्लेनेशन, तो टीचर बच्चे से क्या मांग रही है? एक्सप्लेनेशन मांग रही है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चेक कर लो रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द एक्सर्प्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। नीचे एक स्टेटमेंट दे रखा है, आपको पढ़ के बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है इससे हमें साइंस के बारे में क्या पता है। French scientist Henri Becquerel was working on phosphorescent material which glow in the dark after exposure to light. He believed that the sunlight was the reason that crystal would burn its image on a photographic plate. वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हें लगा कि अगर हम उसको मतलब सनलाइट में ही वो जो क्रिस्टल है वो चमकेगा। और उसके बाद क्या हुआ कि स्टॉर्मी डे आ गई, थोड़े क्लाउडी डे आ गए, ये 1896 की बात है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस प्रैक्टिकल को मतलब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़े दिन के लिए छोड़ देता हूँ। उन्होंने छोड़ दिया। फ्यू डेज लेटर ही टुक हिज क्रिस्टल आउट डार्क एंड ब्रॉड, ही नोटेड द इमेज बर्न। उन्होंने देखा कुछ दिनों बाद कि वो जो इमेज थी वो अपने आप बर्न हो गई थी प्लेट पे, विच मीन्स द क्रिस्टल हैड स्टिल एमिटेड रेज। उनको लगा कि इसका मतलब ये है कि अभी भी जो क्रिस्टल है अपनी रेस एमिट कर रहा था, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में भी, सनलाइट के एब्सेंस में भी वो जो क्रिस्टल है वो काम कर रहा था। तो इससे हमें क्या लगता है, उन्हें लगा कि सनलाइट में ही काम करेगा, बट ये जब डार्क था तब डार्क में भी वो जो रेस थी उसमें से निकली। तो इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है साइंटिफिक थ्योरीज होती है कैन बी सेरेंडिपिटस। सेरेंडिपिटस का मतलब होता है कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। साइंटिस्ट करने कुछ और जा रहा होता है, उसे कर कुछ और देता है, मतलब मिलता उसे कुछ और है। तो मतलब सेरेंडिपिटस का मतलब अनएक्सपेक्टेड, कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं जो एकदम से मतलब बाई चांस हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, Sana and Priya measured their body temperature using thermometer. Sana recorded her body temperature to be 98.6 degrees Fahrenheit, while Priya recorded her to 38.4 degrees Celsius. Which of the following statement is true? कौन सी एक स्टेटमेंट सही है? सना एंड प्रिया, आपको बताना है कि किसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है। एक का बॉडी टेम्परेचर फारेनहाइट में दे रखा है, एक का सेल्सियस में दे रखा है। तो जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे प्रिया का टेम्परेचर कितना है? 38.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये अराउंड 101 डिग्री के आसपास है। तो अब उसके लिए आपको कन्वर्जन भी आनी चाहिए कि हाँ सेल्सियस टू फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फारेनहाइट टू सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो मैं फॉर्मूला भी अभी आपको बता देती हूँ, बाकी इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपको दिख रहा है सामने ही। देखो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये है, बट ये जो प्रिया है इसका बॉडी टेम्परेचर है 38.4, यहाँ पे इसका टेम्परेचर तो नॉर्मल है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ, प्रिया का टेम्परेचर ज्यादा है। तो आपका जो आंसर होगा कि प्रिया का टेम्परेचर ज्यादा है सना से। बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्रिया ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। प्रिया के शरीर का तापमान सना के तापमान से अधिक है, वो हमें दिख रहा है। इसमें बिना फॉर्मूला लगाए भी आप जल्दी से आंसर सॉल्व कर सकते हो, बट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, कैसे कन्वर्जन करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर सेल्सियस टू फारेनहाइट आपको कन्वर्ट करना है तो आपको फॉर्मूला लगाना है F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। अब अगर आपको फारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है?
C is equal to F minus 32 इंटू 5/9। दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सेल्सियस टू फारेनहाइट सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए कई बार कन्वर्जन से भी क्वेश्चन आ जाता है, बट यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स वुड यू एसोसिएट विद साइंटिफिक टेम्पर? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुण को आप वैज्ञानिक स्वभाव के साथ संबंध करें? कौन सा एक वैज्ञानिक स्वभाव है? फर्स्ट है परसिवरेंस इन कैरिंग आउट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या कोई भी काम आप कर रहे हो, उसमें आपकी परसिवरेंस जो है, कंटिन्यूटी जो है, उसका होना ज्यादा जरूरी है, वो होनी चाहिए। ये ऑप्शन तो सही है, ये तो एट्रीब्यूट कर रहा है साइंटिफिक टेम्पर को। सेकंड है क्रिएटिविटी इन कमिंग अप विद बिग प्रॉब्लम्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर सॉल्वेबल पार्ट। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे भागों में, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना, ये भी सही है। सी है स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स नॉन साइंटिफिक बिलीफ्स। गैर वैज्ञानिक मान्यताओं के प्रति संदेहवाद। तो संदेहवाद होना, स्केप्टिसिज्म, साइंस में स्केप्टिसिज्म का होना भी जरूरी है। स्केप्टिसिज्म होगा तभी तो आपको एविडेंस मिलेगा कि हाँ ये साइंस किस तरह से काम करती है। साइंस में जो स्केप्टिसिज्म जो है पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव नहीं लेना है। स्केप्टिसिज्म होगी तभी, स्केप्टिसिज्म थी तभी तो जो ये हमारे एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आए हैं ना। किसी साइंटिस्ट को संदेह हुआ कि ये चीज ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए, तो ऐसी होगी, तो संदेह हुआ तभी तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हमें मिले एटम्स के। तो ये सही है। डी है कमिटमेंट टुवर्ड कल्चरल परसिवरेशन। कल्चर के प्रति, सांस्कृतिक परीक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, ये हमें साइंटिफिक टेम्पर के बारे में नहीं दिखा रहा है। उसके अलावा तीनों ही ए बी सी जो है साइंटिफिक टेम्पर को दर्शा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है Consider the two statements S1 and S2 given below and choose the correct option। दो स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी हैं S1 and S2, आपको बताना है कौन सी सही है, कौन सी गलत है, या दोनों सही है, दोनों गलत है। चलिए देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट आपको दे रखा है कि नॉन जीरो वर्क हैज टू बी डन ऑन अ मूविंग पार्टिकल टू चेंज इट्स मोमेंटम। देखो मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। मोमेंटम क्या है? चेंज इन पोजीशन को हम मोमेंटम कहते हैं। चेंज इन पोजीशन। नॉन जीरो वर्क, नॉन जीरो वर्क का मतलब है कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है ऑन मूविंग पार्टिकल टू चेंज इट्स मोमेंटम। मतलब अगर आपको जीरो वर्क हैज टू बी डन ऑन अ मूविंग पार्टिकल टू चेंज इट्स मोमेंटम। अगर कोई पार्टिकल की मोमेंट पोजीशन चेंज हुई है, पार्टिकल को मूव कराना है, तो उस पर कोई ना कोई वर्क डन होगा, कोई ना कोई वर्क डन होगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब हम लगाते हैं, मतलब मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपने इसको एक गोल में बांध दिया स्ट्रिंग को, और आप इसको गोल गोल घुमा रहे हो। तो जब आप इसको गोल गोल घुमाओगे रस्सी के साथ, आपने मान लिया बॉल बांध दिया, बलून बांध दिया, कुछ भी बांध दीजिए, और जो आपने इसको गोल गोल घुमाया, तो जैसे आप गोल गोल घुमाओगे, यस उसकी मोमेंटम तो चेंज हो रही है, पर वर्क डन भी हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि आप जो है ना इस धागे को मूव कर रहे हो, तो क्या बॉल मूव हो रही है? बॉल तो मूव नहीं हो रही, सिर्फ धागा मूव हो रहा है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो यहाँ पे धागा मूव नहीं हो रहा है, मतलब बॉल मूव नहीं हो रही है, बॉल पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बॉल पहले यहाँ थी और आपने धक्का दिया और यहाँ पहुंच गई। फोर्स आप लगा रहे हो, बॉल स्ट्रिंग तो मूव कर रहा है, बट बॉल मूव नहीं कर रही है, स्ट्रिंग मूव करा रहा है बॉल को। तो यहाँ पे जो है वर्क डन नहीं हो, चेंज इन पोजीशन हो रहा है, दैट इज ट्रू, बट वर्क डन नहीं हो रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉन जीरो वर्क डन का मतलब है कोई ना कोई काम हुआ है उस पर, जबकि ऐसा नहीं है, वर्क डन नहीं हो रहा है। फोर्स तो लग रही है, मोमेंटम भी हो रहा है, बट काम नहीं हो रहा, वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा सेकंड है, सेकंड स्टेटमेंट है टू चेंज मोमेंटम, मतलब किसी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज करना है, मतलब पोजीशन चेंज करनी है, तो नॉन जीरो नेट फोर्स शुड एक्ट ऑन, मतलब फोर्स तो उस पर एक्ट होनी ही चाहिए। नॉन जीरो मतलब कोई ना कोई फोर्स उस पर एक्ट करेगी। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जैसे आपने स्ट्रिंग को मूव कर रहे थे, आपने फोर्स तो लगाया ना। तो जब मोमेंटम है, मतलब पोजीशन चेंज करनी है, अगर मोमेंटम करना है आपको, पोजीशन चेंज करनी है, तो फोर्स जो लगाना है, तो फोर्स तो लगेगा ही, मतलब फोर्स उस पर आप लगाओगे। फोर्स लग रहा है बट वर्क डन नहीं हो रहा है, फोर्स तो लग रहा है बट वर्क डन नहीं हो रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, बट सेकंड स्टेटमेंट सही है कि कण के वेग को परिवर्तन करने के लिए उसे शून्यतर नेट बल को कार्य करना चाहिए। वर्क डन होगा, मोमेंटम भी होगा, सॉरी फोर्स लगेगी, मोमेंटम भी होगा, बट वर्क डन नहीं हो रहा है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड बी लीस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ साइंस विद सोसाइटी अमंग लर्नर्स? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में विज्ञान के साथ समाज के संबंध की विज्ञान के साथ समाज के संबंध की समझ का विकास करने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा, लीस्ट इंपॉर्टेंट है? कौन होगा? लीस्ट सुटेबल है, जो नहीं होगा, मतलब जो यहाँ पे साइंस और सोसाइटी में को आपस में लिंक नहीं कर रहा है। फर्स्ट है डिबेट और न्यूक्लियर एनर्जी, तो डिबेट परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद, तो ये तो सही है, यहाँ साइंस और सोसाइटी आपस में लिंक होंगे। सेकंड है ग्रुप प्रोजेक्ट ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ भी हम दोनों को ही इंक्लूड कर रहे हैं, साइंस और सोसाइटी। तो थर्ड ऑप्शन है कॉन्सेप्ट मैप ऑन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देखते हैं। फोर्थ है पोस्टर कॉम्पिटिशन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू द वर्ल्ड, तो इससे भी साइंस सोसाइटी आपस में लिंक है पोस्टर कॉम्पिटिशन में भी। पर जो कॉन्सेप्ट मैप है, कॉन्सेप्ट मैप जो आप बना रहे हो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे साइंस और सोसाइटी आपस में लिंक नहीं है। आप पर्टिकुलर क्या करो, बस आपने कॉन्सेप्ट मैप बनाया सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, बाकी डिबेट हो गया, ग्रुप प्रोजेक्ट हो गए, आपका पोस्टर कंपटीशन हो गया, यहाँ पे क्या है साइंस और सोसाइटी आपस में लिंक है। तो लीस्ट सुटेबल जो था ऑप्शन नंबर थर्ड था, ऑप्शन नंबर थर्ड आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्री एंड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग द सेल एंड स्विच आर कनेक्टेड वन बाय वन टू वायर ए बी सी एंड डी। एक सर्किट है, उसमें आपने ये चार वायर्स हैं आपके पास ए बी सी डी, इन वायर्स को आपने लगाया चार सर्किट्स में ए बी सी डी। द फ्री एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब फ्री एंड है इलेक्ट्रिक सर्किट का, कि इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें आपने एक वायर को लगाया। अब वो जो वायर है उसकी लेंथ अलग अलग दे रखी है, वायर ए की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, बी की लेंथ है 10, सी की है 12, डी की है 5। तो इस क्वेश्चन में ना आप डायरेक्टली देखते ही आंसर निकाल सकते हो, बट थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में। देखो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो क्या कहता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आर और H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस और टी क्या है टाइम। जितना ज्यादा उसमें से करंट प्रोड्यूस, जितना ज्यादा वो हीट अप होगा, जितना ज्यादा वो रजिस्ट करेगा, उतना ही ज्यादा उसमें से करंट मिलेगा। मतलब जितनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे ना, उससे डबल उसको करंट मिलेगा, और जितना रेजिस्टेंस मिलेगा उतना ही वो हीट अप होगा। जितने टाइम तक आप उसको हीट करेंगे उतना ही ज्यादा रजिस्ट करेगा। तो ये फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी क्या है टाइम। जितनी देर तक आप इसको रजिस्ट करोगे उतनी ही रेजिस्टेंस दोगे, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, तो R इज इक्वल टू एल अपॉन, आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस जो है उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, आर रेजिस्टेंस है, एल लेंथ है, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे आप अगर आप इस तरह से फॉर्मूला लगा लगा के क्वेश्चन को करते हो तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बाकी आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्टली आप देख के कर सकते हो कि जिसकी लेंथ जितनी छोटी है उसमें उतना ही कम करंट फ्लो होगा, उतना ही कम रेजिस्टेंस वो प्रोड्यूस करेगा, है ना। क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उनको कम जगह मिली ना, कम रास्ता मिला इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए। जितना कम रास्ता होगा उतना ही वो कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही जो हीट है वो कम फ्लो होगी। तो इस क्वेश्चन का जो इस आपसे यही पूछा था कि कौन सा जो है लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, तो लेस अमाउंट ऑफ हीट कौन प्रोड्यूस करेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लेस हीट क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है इन सभी से छोटी है, और जिसकी लेंथ जितनी छोटी होगी वो उतनी ही कम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, रुकावट। जितना ज्यादा रुकावट को करेगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम, मतलब लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि डी की जो लेंथ है वो छोटी है। इसमें आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए लगाना ही नहीं, आप डायरेक्टली आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो आपको पता तभी होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन, दो स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी है। असर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की। यस दिस इज ट्रू।
Second, next है villi have a large surface area which help the small intestine in the absorption of food. villi finger like projection होता है इस तरह से, जो कि क्या करता है, खाने को absorption में हेल्प करता है. ये भी सही है. दोनों स्टेटमेंट सही हैं. और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी कंप्लीट होती है और एब्जॉर्प्शन भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रही है. तो ए और आर दोनों ही सही है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Next है, while discussing about nature of science in his class, a teacher makes the following remark: a scientist is open-minded. एक शिक्षक है जो प्रकृति के संबंध में परिचर्चा करते समय एक शिक्षक ने टिप्पणी दी कि वैज्ञानिक उदारमती होता है. ऐसा उसने क्यों कहा? What does this remark highlight about scientists? ये जो रिमार्क है ये क्या बताता है साइंटिस्ट के बारे में? They constantly come up with new ideas. वो नए नए आइडियाज के साथ आते रहते हैं, इसलिए उनको ओपन माइंडेड कहा. जी नहीं, दे ऑल्सो कंसिडर आइडियाज विच गो अगेंस्ट देयर ओन आइडिया. मतलब वो उन आइडियाज को भी एक्सेप्ट करते हैं, अपने पीयर के आइडियाज को भी एक्सेप्ट करते हैं जो उनके आइडियाज के अगेंस्ट है. मतलब उसने जो काम किया वो सही नहीं है, उसके अगेंस्ट किसी ने काम किया वो सही है, तो उन आइडियाज को भी वो एक्सेप्ट करता है. और यही स्टेटमेंट सही है. यही ये दिखाता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं ओपन माइंडेड होते हैं. सेकंड स्टेटमेंट ये शो करती है. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है विच मैच द एनिमल विद द मोड ऑफ फीडिंग. एनिमल्स को मोड ऑफ फीडिंग से मैच करना है कि हाउस फ्लाई क्या करती है, ह्यूमिंग बर्ड क्या कर रही है, कॉकरोच क्या कर रहे हैं, इन्फेंट्स क्या कर रहे हैं, किस तरह से फीड कर रहे हैं. मोड ऑफ फीडिंग आपसे पूछा है. तो हाउस फ्लाई क्या करती है? स्पॉन्जिंग करती है. ह्यूमिंग बर्ड क्या करती है? सकिंग करती है. कॉकरोच क्या करता है? बाइट करता है. और इन्फेंट्स क्या करते हैं? सकलिंग करते हैं. तो हाउस फ्लाई ए का थर्ड और बी का सेकंड. ए का थर्ड, बी का सेकंड दे रखा है सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में. तो ऑप्शन नंबर 2 आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. ठीक है. Which of the following is a mismatch set? कौन सा एक मैच, मतलब कौन सा मैच जो सेट है ना वो मैच नहीं हो रहा, कौन सा एक सेट है जो मैच नहीं हो रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. दिस इज ट्रू एंड इट इज यूज्ड इन पॉटिंग वॉल. ये भी सही है. जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 and 2 molecules of water. It is used in dentistry. ये भी सही है. डेंटिस्ट को टीथ के मोल्ड बनाने के लिए यूज करते हैं. ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसको लॉन्ड्री में यूज किया जाता है. ये भी सही है. ऑप्शन नंबर डी 4 जो दे रखा है स्लेक्ट लाइम, दैट इज CaO. तो स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला CaO नहीं होता, CaOH2 होता है. स्लेक्ट लाइम जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. ये तो सही है कि इट इज यूज्ड फॉर लोडिंग द एसिडिटी ऑफ सॉइल, बट फॉर्मूला इसका गलत दे रखा था. इसका फॉर्मूला होता है CaOH2. CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विकलाइम भी कहते हैं. ये क्या है? क्विकलाइम है जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं. क्लियर. ये जो फॉर्मूला है गलत दे रखा है. ऑप्शन नंबर 4 ये मिसमैच सेट है. तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका मिसमैच सेट होगा. इसके ऑप्शन मैंने यहाँ से, हाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है. 77th क्वेश्चन है. इन साइंस क्लास मिस्टर सुमित ब्रोड some material. It was a water bottle, glass and thick paper sheet. एक टीचर है मिस्टर सुमित, वो कुछ सामान लेके आया क्लास में. वाटर बॉटल ली उन्होंने, ग्लास लिया, थिक पेपर शीट ली. फिर उन्होंने क्या किया, ग्लास में पानी डाला और उसके ऊपर एक थिक शीट रख दी और उसको स्लोली और केयरफुली उल्टा कर दिया, ग्लास को इन्वर्टेड कर दिया और शीट को अपने हैंड को जो नीचे हैंड रखा था वो हटा लिया. लर्नर ने सोचा कि दैट पेपर हैड स्टक ऑन द ग्लास. कैसे जो पेपर है ग्लास के साथ चिपक गया, पानी बाहर क्यों नहीं आ रहा? कुछ बच्चों ने कहा कि पेपर में ग्लू लगा इसलिए पानी बाहर नहीं आया. बट अकॉर्डिंग टू वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग. टीचर ने ये टास्क क्यों किया? क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या पर्पस था उसका इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए? फर्स्ट है कि हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड दैट एक्सपेरिमेंट आर द प्रिंसिपल रूट टू साइंटिफिक नॉलेज. कि भाई एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आपको साइंस समझ में आएगी. इसका पर्पस ये था क्या? जी नहीं. सेकंड है एनकरेज लर्नर टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन. वो बच्चों को एनकरेज करना चाहता है कि विद्यार्थी जो है प्रेक्षण पर आधारित व्याख्या की संरचना हेतु प्रोत्साहित करें. मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपनी एक्सप्लेनेशन खुद से तैयार करे, खुद से कंस्ट्रक्ट करे. ये सही है. सी है एनकरेज लर्नर टू आस्क क्वेश्चन, ताकि बच्चा जो है क्वेश्चन पूछे कि सर ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका रीजन क्या है. तो बच्चे को इनकरेज करना कि ताकि बच्चा जो है क्वेश्चन पुट करे. तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही है. सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी और सी. दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है कि वो इस वजह से इस एक्टिविटी को क्लास में परफॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. दो स्टेटमेंट है असर्शन और रीजन.
Assertion है while preparing a dough for bread, baking powder is added along with yeast to facilitate fermentation. कि जब हम डो बनाते हैं ब्रेड का तो हम बेकिंग पाउडर भी डालते हैं ईस्ट के साथ साथ फर्मेंटेशन के लिए। जी नहीं, हम सिर्फ ईस्ट ही डालते हैं, ईस्ट ही अपना काम कर लेता है, बेकिंग पाउडर डालने की जरूरत नहीं होती। सेकंड है बेकिंग पाउडर एक्ट एज फूड फॉर ईस्ट। तो बेकिंग पाउडर जो है ईस्ट के लिए खाने का काम नहीं कर रहा है, जो हमारे फ्लोर में जो आटे में शुगर प्रेजेंट है वो क्या कर रही है, वो उसमें फूड का काम करती है ईस्ट के लिए, ना कि बेकिंग पाउडर। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग excerpt. There was a belief that all living beings on earth were created by God. However, Darwin and Wallace comes with the idea that life forms evolved on the earth from previous existing form. मतलब ऐसा एक मानना है हमारा कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ में वो उनको भगवान ने बनाया है। जबकि दो साइंटिस्ट थे डार्विन एंड बैलेंस, वो एक आइडिया लेके आए कि जी जो लाइफ इवॉल्व हुई है अर्थ पे वो प्रीवियस एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ से बनी, प्रीवियसली जितने जो थे मतलब उनसे एग्जिस्ट हैं, मतलब कोई पहले भी हमसे पहले कोई था, उनसे हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए। तो दिस इज ट्रू, बट व्हाट डज द अबव एक्सर्प्ट इलस्ट्रेट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। इससे नेचर ऑफ साइंस के बारे में क्या पता चलता है कि साइंस इज अ वैल्यू न्यूट्रल जीन। साइंस प्रोग्रेस बाय फॉलोइंग द साइंटिफिक, साइंस जो साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करेगी तभी जो है प्रोग्रेस होगी, ऐसा भी नहीं है। साइंस इज टेंटेटिव, ये साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी होता है जब हम किसी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे मैथ को साइंस के साथ, ये साइंस को हिंदी के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और डिसिप्लिन के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या शो हमें पता चल रहा है कि साइंस इज टेंटेटिव नेचर। साइंस में कुछ भी फिक्स नहीं है, जैसे हमें कोई नई एविडेंस, नया प्रूफ मिलेगा तो हम उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो साइंस इज टेंटेटिव नेचर, इससे ये पता चलता है विज्ञान क्या है, अस्थायी है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट हैज एन ऑल्टरनेट कंसेप्शन दैट एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। बच्चे का एक मिसकंसेप्शन है, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन होता है मिसकंसेप्शन, कि एयर जो है हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट होती है। बच्चे को लगा कि एयर को हीट करेंगे ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपैंड नहीं होगी, ये उसका मिसकंसेप्शन है। अब आपको इस मिसकंसेप्शन को कैसे दूर करना है, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करोगे ताकि उसका बच्चे का ये जो मिसकंसेप्शन है दूर हो जाए। फर्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन टू इलस्ट्रेट दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपको ये नहीं बताना कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आपको ये प्रूव करना है कि एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। तो ये आप किस एक्टिविटी के थ्रू जो है उसको समझा सकते हो। Ask student to do an activity which involves filling a plastic bottle to half of its capacity with hot water capacity tightly to keeping it aside for few minutes. Ask student to note down the observation. तो इस एक्टिविटी के थ्रू भी आप ये नहीं बता रहे कि एयर जो है हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, ये भी गलत है। सेकंड है, थर्ड है आस्क स्टूडेंट टू रेफर द टेक्स्ट बुक फॉर एग्जांपल फॉर डेली लाइफ विद एयर एक्सपैंड। की बुक में से पढ़ लो कि डेली लाइफ के एग्जांपल दे रखे हैं, उनको पढ़ लो, उससे पता चल जाए, उससे उसका मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा। जी। फोर्थ है आस्क द स्टूडेंट टू अटैच अ डिफ्लेटेड बलून टू द माउथ ऑफ अ बॉटल कंटेनिंग एयर एंड प्लेस द बॉटल इन वाटर बाथ कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। बच्चे को कहा क्या, सॉरी आप क्या करोगे, बॉटल लोगे, बॉटल पे आपने एक बलून लगा दिया और इस बोतल को आपने गर्म पानी में रख दिया। जैसे आप गर्म पानी में रखोगे यहाँ से हीट फ्लो होगा और ये जो बलून है ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, बलून में हवा भरेगी तो ये फूलने लगेगा। इस एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे को समझा सकते हो कि एयर क्या कर रही है, एक्सपैंड करती है हीटिंग पे, ना कि कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जब बच्चा जब विजिबल से प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व करेगा तो उसका जो मिसकंसेप्शन है काफी वो है, इस मिसकंसेप्शन को वो दूर कर सकता है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन टू फंगस, मोस और फर्न। फंगस, मोस और फर्न कौन से रिप्रोडक्शन मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। आइडेंटिफाई द मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद वाटर। कौन ए बी सी तीन मेटल्स आपके पास दे रखे हैं, आपको बताना है ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। और जब इन रिएक्टिविटी सीरीज हमने अभी पीछे देखी है उसमें पता क्या होता है, जो ऊपर वाले मेटल्स हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये जो मेटल है सोडियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम जो है ना ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर से। उसके अलावा जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, हॉट वाटर से। और नीचे जो एल्यूमिनियम और आयरन वगैरह है ये सब क्या करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो
आपसे पूछा गया कि ए बी सी कौन से मेटल हो सकते हैं, तो ए रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर से वायलेंटली कौन रिएक्ट करता है, सोडियम और पोटाशियम। कैल्शियम भी करता है पर सोडियम और पोटाशियम ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं, तो ए या तो सोडियम होगा या पोटाशियम होगा। यहाँ सोडियम और पोटाशियम दोनों ही दे रखे हैं, फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन में से कोई आपका एक आंसर होगा। बी है रिएक्ट विद स्टीम होंगी, सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करेगा, तो आयरन स्टीम से रिएक्ट करेगा। कॉपर और कॉपर हो गया और ये गोल्ड हो गया, ये तो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। तो आपका जो आयरन है इट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। उसके अलावा उसके साथ सी में दे रखा है कि सी ऐसा मेटल है डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा, तो कॉपर जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद इट्स एक्शन इन कॉलम बी। अच्छा, आप क्वेश्चन कर भी पा रहे हो। अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, मतलब 90 क्वेश्चन करेंगे, 83 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। तो जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, कितने किसके कितने मार्क्स है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही है आपका जो मैंने ले रखा है। इससे आपको ये ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस कितनी होगी, तैयारी कितनी होगी, वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। चलिए, मैच ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं कॉलम ए में, उनको कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड में हेल्प करता है। प्रोटो जो क्या करता है, मलेरिया कोज करता है। तो ए का फोर्थ और बी का फिफ्थ, ए का फोर्थ और बी का फिफ्थ इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। सी का देख लेते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, कोलरा कोज करता है। और डी क्या करता है, एड्स कौन कोज करता है, वायरस, HIV वायरस जो है एड्स कोज करता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसमें ये एक एक्स्ट्रा दे रखा था प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। जब हम पानी का उपचार करते हैं वेस्ट वाटर को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो कौन सा एक स्टेप है जो हम नहीं करते, क्या नहीं किया जाता है, आपको ये बताएं चारों में से कौन सी प्रोसेस जो है नहीं की जाती है। फर्स्ट है स्लज इज स्क्रैप्ड आउट एंड स्किमर रिमूव द ग्रीस, ये तो सही है, तो करते हैं। वेस्ट वाटर एंटर द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, ये भी सही है। थर्ड है इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज सच एज नाइट्रेट एंड फॉस्फेट आर रिमूव्ड बाय क्लोरीनेशन, इज नॉट ट्रू। क्लोरीनेशन तो एंड में करते हैं, जब हमने पूरा पानी जो है पानी को डिस्पोज करते हैं, मतलब जब छोड़ते हैं पानी को यूज करने के लिए, तो उससे पहले क्लोरीनेशन की प्रोसेस की जाती है, एंड में की जाती है, ना कि नाइट्रेट और फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए। नाइट्रेट और फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए क्लोरीनेशन नहीं करते हम, इनको तो ट्रीट करने के लिए हम एडवांस केमिकल प्रेसिपिटेशन करते हैं। एडवांस्ड केमिकल प्रेसिपिटेशन, एडवांस्ड केमिकल प्रेसिपिटेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन। क्लोरीनेशन हम तब करते हैं, क्लोरीनेशन हम करते हैं एंड में करते हैं, जब पानी को हम छोड़ते हैं ना, सारा हमने सारी प्रोसेस कर लिया, हमें पानी को डिस्पोज करना मतलब छोड़ना है यूज करने के लिए, तब हम क्लोरीनेशन की प्रोसेस करते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है कि ये प्रोसेस हम नहीं करते। फोर्थ है सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स आर मेड टू सेटल बाय डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ वेस्ट वाटर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है कि साइंस टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड बायोग्राफी ऑफ साइंटिस्ट, सही है कि साइंटिस्ट की बायोग्राफी हमें जो है ऐड करनी चाहिए, उससे क्या मोटिवेट होते हैं कि किस तरह से साइंटिस्ट ने काम किए। रीजन है नरेटिंग बायोग्राफी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न हाउ साइंटिस्ट मेक डिस्कवरीज व फॉलोइंग द यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, कि साइंटिस्ट ने किस तरह से काम किया, इससे बच्चों को ये पता चलेगा कि किस तरह से साइंस ने काम किया, साइंटिस्ट ने काम किया, किस तरह से डिस्कवरीज की, किस तरह से उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो किया। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइक्लोन। साइक्लोन के संबंध में कौन सी एक स्टेटमेंट सही है। तो साइक्लोन कैसे बनते हैं, जो वार्म एयर है ना, गर्म हवा, समुद्र के ऊपर जो गर्म हवा बन जाती है वो क्या करती है, लो प्रेशर क्रिएट कर देती है, वो ऊपर हमें पता है गर्म हवा हल्की होती है तो वो क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ठंडी हवा है वो इस प्रेशर को फिल करने के लिए नीचे आ जाएगी। तो ये जो फ्लो है इस तरह से चलता रहता है, गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडी हवा नीचे जा रही है। तो ये जो इस तरह से स्पाइरल बैंड बनते हैं, ये क्यों बनते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, दैट्स व्हाई स्पाइरल बैंड, इस रोटेशन की वजह से ये स्पाइरल जो है बैंड बनते हैं।
तो होता क्या है, साइक्लोन क्यों बनते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है? वार्म एयर राइजेस एंड लो प्रेशर इज क्रिएटेड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही ऑप्शन है कि गर्म हवा ऊपर उठती है, निम्नदाब बनता है, इस वजह से इस कंटिन्यूटी फ्लो होता रहता है, फिर इस प्रेशर को फिल करने के लिए ऊपर से ठंडी हवा नीचे आती है, फिर ये गर्म हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो ये कंटिन्यूटी फिर से चलती रहती है, जिसकी वजह से साइक्लोन बनते हैं। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, आपको बताना है प्रोसेस ए और बी दोनों में से कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, या दोनों ही केमिकल चेंज है, दोनों ही फिजिकल चेंज है। प्रोसेस ए क्या है, गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस की जहां पे हमने आयरन को जिंक के साथ कोटिंग कर दी, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो ये केमिकल चेंज है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम जो प्लेटिंग कर रहे हैं, ये भी एक केमिकल चेंज है। दोनों ही प्रोसेस जो है ये केमिकल चेंजेस है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम, व्हाट विल द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। दो मीडियम है आपके पास, तो डेंसर टू रेयर मीडियम जब लाइट रे ट्रैवल करेगी तो क्या हो रहा है, व्हाट विल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेंसर टू रेयर जब भी लाइट ट्रैवल करती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से दरअसल मैंने आपको बताया था। डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट जो है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट के बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, डरा से याद होते हैं। डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर? अब यहाँ पे जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी कम होगी कितनी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है स्पीड कम होगी। और उसके अलावा स्पीड और वेवलेंथ, मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज की या डिक्रीज की तो वेवलेंथ ऑफ लाइट भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, बट फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है, तो इसमें नो चेंज आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 89, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। कौन सी एक स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। मैं चेक करूं रिकॉर्डिंग के बाद चलते। क्ले सॉइल कंटेन सैंड एंड सिल्ट, जो क्ले सॉइल है उसमें सैंड और सिल्ट प्रेजेंट होता है, जी नहीं, क्ले सॉइल में सिर्फ क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज फास्टर इन लोमी सॉइल देन क्ले सॉइल, ये तो सही है कि लोमी सॉइल का पर्कुलेशन रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के पार्टिकल साइज काफी छोटे छोटे हैं, जैसे ही पानी डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, पानी बहेगा नहीं। पर्कुलेशन रेट का मतलब होता है पानी का बहना। तो जैसे सैंड है, सैंड का पर्कुलेशन रेट काफी हाई है, जैसे ही इसमें पानी डालेंगे पानी पूरा बह जाएगा, इसको पर्कुलेशन रेट कह रही हूँ। तो पर्कुलेशन रेट जो लोमी सॉइल का है वो क्ले सॉइल से ज्यादा है, क्योंकि लोमी सॉइल जो है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी और क्ले, इसमें बड़े और छोटे दोनों ही पार्टिकल है। सैंड में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, क्ले में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और जो लोमी सॉइल होती है उसमें मिक्सचर है सैंडी और क्ले का। थर्ड स्टेटमेंट है, सैंडी सॉइल हैज ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल, ये सही है, उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। लोमी सॉइल कंटेन ह्यूमस, तो लोमी सॉइल में सिर्फ ह्यूमस नहीं होता, लोमी सॉइल में ह्यूमस के साथ साथ क्या क्या है, सैंडी पार्टिकल्स भी है, सैंड है, सिल्ट है, सैंड है, सिल्ट है, और साथ में क्ले भी है, क्ले के पार्टिकल्स भी, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब और ह्यूमस ये सब प्रेजेंट है लोमी सॉइल में। तो ये भी गलत है स्टेटमेंट, सिर्फ दो स्टेटमेंट सही है, बी एंड सी, जो दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। बी और सी सही है। दुमटी मृदा में जल का अंश द्रवण चिकनी मिट्टी की तुलना में तीव्रता से होता है। बलुआ मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सोलर कुकर का कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, तो क्या करता है, जो ये गैसेस है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, हीट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, ये हीट को ट्रैप कर लेता है, हीट को ट्रैप कर लेता है। ये जो गैसेस है ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं और बाहर एटमॉस्फेयर से बाहर इसको जाने नहीं देती, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सोलर कुकर का कौन सा पार्ट ऐसा है जो हेल्प कर रहा है, जो लाइट को ट्रैप करने में हेल्प कर रहा है, वो है हमारी ग्लास शीट। लाइट को ट्रैप कर लेती है और बाहर नहीं जाने देती। तो ये हो गया आपका 90th क्वेश्चन। तो टोटल 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इस पेपर की तरह लेना था इसको, इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है चीजें। ये जस्ट आपके लिए था, आपके मतलब आपका कितनी तैयारी हो चुकी है चेक करने के लिए था कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, चलिए,
तो अब पेपर पोस्टपोन हो चुका है, बट आप अपनी तैयारी इसी तरह से कंटिन्यू रखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी पेपर अनाउंस हो जाएगा, पेपर की डेट भी। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड बाय बाय, टेक केयर।